हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th के सब्जेक्ट ज्योग्राफी का सेकंड लेसन पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास का अध्ययन करेंगे। जैसे हमने पहले अध्याय के अंदर हमने देखा था कि जो भूगोल एक विषय के रूप में कैसे अपने आप में एक सब्जेक्ट है, उसके बाद भूगोल के अंदर आता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसको जो डेवलपमेंट है वो कैसे हुआ। और इन बातों के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति का अध्ययन है उसके कौन कौन से सोर्स ऐसे हैं जिनके बारे में हम पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति का अध्ययन कर सकते हैं। इस लेसन के अंदर देखने का प्रयास करेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ अन्य ग्रह हैं उनका निर्माण कैसे हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि पृथ्वी का जो एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, सतल मंडल का विकास कैसे हुआ है, वायुमंडल का विकास कैसे हुआ है। जैसे आप देखते हैं प्रत्येक जो स्टूडेंट होता है उसके एक दिमाग में ये अवधारणा होती है माइंड के अंदर कि आप देखने लगे रात्रि के समय आप चमकते हुए आसमान के अंदर तारों को देखते हैं, तो अवश्य एक बात हमारे बचपन से जहन के अंदर रहती है कि ये सभी चीजें जो ग्रह है, चंद्रमा है, तारे हैं, आकाश गंगाएं हैं, इन सभी का जो निर्माण है वो कैसे हुआ। ये हमें इस लेसन के अंदर ज्योग्राफी के अंदर ये बताने का प्रयास किया गया। इसके अंदर हम देखते हैं कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति है उसको बताने के लिए अलग अलग जो जियोग्राफर है उन्होंने अपनी अलग अलग अवधारणाएं बताने का प्रयास किया है कि अलग अलग विद्वानों ने अपनी अपनी क्या बताई है, कुछ अवधारणाएं बताई है कि पृथ्वी की उत्पत्ति है वो कैसी हुई। उसके अंदर हम बहुत सी ये परिकल्पनाएं हैं कि पृथ्वी ऐसे बनी हो, सभी क्या है परिकल्पनाएं, कि आप क्या कर सकते हैं, कल्पनाएं कर सकते हैं कि पृथ्वी का जो निर्माण है कुछ तत्व ऐसे होते हैं, सिद्धांत ऐसे होते हैं जिनके द्वारा हमें ये समझने का प्रयास करते हैं हम कि शायद पृथ्वी का निर्माण ऐसे ही हुआ हो। उसको बताने के लिए बहुत से विद्वानों ने अनेक विद्वानों ने इसके बारे में बताया, लेकिन जो पहले दार्शनिक हुए, पहले दार्शनिक थे कि एक इमैनुअल कांट हुए जर्मन के एक व्यक्ति हुए, जर्मन भूगोलवेत्ता या दार्शनिक, उन्होंने बताया ये इमैनुअल कांट एक भूगोलवेत्ता हुए। इमैनुअल कांट एक ऐसे भूगोलवेत्ता हुए जिन्होंने बताने का प्रयास किया कि पृथ्वी की उत्पत्ति सबसे पहले इन भूगोलवेत्ता ने बताई। उसके बाद अन्य भूगोलवेत्ताएं हैं उन्होंने बताने का प्रयास किया। बहुत से भूगोलवेत्ता इसके बारे में अपने अपने जिन्होंने मत प्रदान किया। उसके अंदर सबसे पहले जो सिद्धांत आता है, एक सिद्धांत है निहारिका सिद्धांत, नेबुला हाइपोथेसिस। आप अपनी बुक के अंदर देखेंगे कि शुरुआत में बहुत से विद्वानों ने बताने का प्रयास किया, उनमें से एक सिद्धांत है निहारिका सिद्धांत। निहारिका सिद्धांत के अंदर बताने का प्रयास किया, यह एक भूगोलवेत्ता हुए 1976 के अंदर एक व्यक्ति हुए, गणितज्ञ थे वो, गणितज्ञ लाप्लास एक भूगोलवेत्ता में लाप्लास, जिन्होंने निहारिका सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इन्होंने बताया कि जो ग्रह हैं, इन्होंने बताया कि पहले ऐसी स्थिति के अंदर एक निहारिका थी, यहां सन था, सूर्य, ठीक है, और ये इसने बताया कि इसके अनुसार जो ग्रहों का निर्माण है वो धीमी गति से, ये ग्रह हैं उनका निर्माण या पृथ्वी का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए, ये धीमी गति से घूमते हुए क्या है, बादल, गैसीय बादल। उन्होंने बताया कि धीमी गति से घूमते हुए सूर्य के बाहर जो बादल है उनके कारण क्या है, ग्रह का निर्माण हुआ है। निहारिका सिद्धांत ये बताने का प्रयास करता है।
इसने बताया कि ये धीरे धीरे घूमते रहे और इसके कारण किसका निर्माण हुआ? ग्रहों का निर्माण हुआ। एक तस्री बन जाती है इधर घूमते घूमते, और इसी तस्री के कारण क्या माना जाता है? पृथ्वी का निर्माण संभव माना जाता है। इसके बाद एक दूसरे भूगोलवेता उन्होंने बताया कि एक भूगोलवेता में चैम्बरलिन का एक सिद्धांत आता है, चैम्बरलिन और मोल्टन का सिद्धांत। चैम्बरलिन और मोल्टन, चैम्बरलिन और मोल्टन का सिद्धांत। चैम्बरलिन और मोल्टन के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया कि यहां पे सूर्य है, पुरातन समय में यहां सूर्य था, ठीक है, और उसके बाहर एक अन्य तारा, एक अन्य सितारा यहां पे था, सूर्य यहां पे। जब वो इसके नजदीक आया तो क्या हुआ? गुरुत्वाकर्षण के कारण इन दोनों के अंदर क्या हुआ कि सूर्य से बाहर के गुरुत्वाकर्षण के कारण एक इससे कुछ पदार्थ बाहर निकला, ठीक है, और इसके संघनन, ये इसके नजदीक आया, गुरुत्वाकर्षण के कारण यहां से कुछ पदार्थ बाहर निकलता है, संघनन के कारण पदार्थ बाहर निकला, छोटे छोटे पदार्थों में संघनन प्रक्रिया प्रारंभ हुई, और यही संघनन प्रक्रिया के बाद ये छोटे छोटे पदार्थों के कारण क्या है? पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाती है कि इन्हीं के कारण क्या माना गया है? पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। ये इसके बाद आता है एक सिद्धांत है, इसके बाद आर्टो-श्मिड का सिद्धांत। ये चैम्बरलिन और मोल्टन ने बताने का प्रयास किया है कि सूर्य था, सूर्य के बाहर एक अन्य तारा था, गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य पदार्थ बाहर निकला, संघनन प्रक्रिया के बाद क्या हुआ है? ग्रहों का निर्माण संभव माना गया। इसके बाद आता है कि आर्टो-श्मिड का सिद्धांत या आर्टो-श्मिड, ये आटो चलाती है, आर्टो-श्मिड माना जाता है। आप याद रख सकते हैं कि आर्टो-श्मिड आटो चलाने वाली कोई व्यक्ति थी। आर्टो-श्मिड की निहारिका परीक्षण, आर्टो-श्मिड की निहारिका परिकल्पना कि एक आर्टो-श्मिड भूगोलवेता हुए, उन्होंने भी बताया कि भाई जो ग्रह है, पृथ्वी है, उसका निर्माण कैसे हुआ है। उन्होंने बताया कि यहां पे क्या था? सूर्य था, सूर्य के बाहर नेबुला, गैसीय बादल, सूर्य के बाहर क्या थे? गैसीय बादल, ठीक है, सूर्य के बाहर गैसीय बादल है। अब इस गैसीय बादल में हीलियम और हाइड्रोजन, दो गैसें मुख्य रूप से पाई जाती है, हीलियम और हाइड्रोजन। अब जैसे जैसे ये बादल इसके बाहर क्या करते हैं? मूवमेंट करते हुए घूमते, तो इनमें घर्षण बल के कारण, घर्षण बल के कारण, जैसे पीछे वाले में मैंने बताया कि एक तस्त्री का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? तस्त्री का निर्माण होता है, और इस तस्त्री के निर्माण में यह धीरे धीरे इस तस्त्री के निर्माण के कारण ग्रह का निर्माण या पृथ्वी का निर्माण संभव माना गया। आर्टो-श्मिड ने बताया कि एक सूर्य गैसीय बादल, उसके बाहर चक्कर लगा रहे हैं, इन बादलों के अंदर क्या हुआ? घर्षण बल ने कार्य किया और एक तस्त्री का निर्माण यहाँ होता है, और इस तस्त्री के द्वारा ही इसमें धीरे धीरे विस्फोट हुआ, इन्हीं के कणों के कारण ग्रहों का निर्माण संभव माना जाता है। लेकिन जो आधुनिक सिद्धांत है, ये हमारी परिकल्पनाएं बहुत से भूगोलवेताओं ने इनको नकारने का प्रयास किया कि ये जो परिकल्पनाएं हैं ये हाइपोथेसिस है, हम इनको सिद्धांत नहीं कह सकते, नहीं माना नहीं जा सकता कि शायद ही जो ग्रह है उनका निर्माण ऐसे हुआ हो। इसके बाद वर्तमान समय में जो सर्वमान्य सिद्धांत है, एक सिद्धांत है बिग बैंग का सिद्धांत।
आधुनिक यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है जियोग्राफी के अंदर कि आधुनिक बिग बैंग का सिद्धांत, बिग बैंग, आधुनिक बिग बैंग का सिद्धांत, कि आधुनिक बिग बैंग के सिद्धांत के अनुसार यह बताने का प्रयास किया, यह एक भूगोलवेत्ता में एडविन हम्बल एक भूगोलवेत्ता हुए, उन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि जो ग्रह है उनका निर्माण या पृथ्वी है उसका निर्माण कैसे हुआ होगा। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि एडविन हम्बल ने 1920 के अंदर 1920 में आधुनिक बिग बैंग सिद्धांत को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। प्लीज सभी बच्चे नोटबुक के अंदर इन बातों को लिखते चलेंगे और उसके बाद जो एनसीईआरटी की हमारी बुक है उस पे जो कंप्लीट लेसन है उसको रीड करने का हमें प्रयास करना है ताकि हम बहुत ही कम समय में संपूर्ण जो लेसन है उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। जो एडविन हम्बल है उन्होंने ये बताने का प्रयास किया, उन्होंने बताया कि प्रारंभ में सभी पदार्थ जिसे ब्रह्मांड कहा जाता है, प्रारंभ में सभी पदार्थ जिसे ब्रह्मांड कहा जाता है वो सभी क्या थे, एकाकी रूप थे। प्रारंभ में वे सभी पदार्थ जिससे ब्रह्मांड बना। उन्होंने बताया कि एक पदार्थ है यहाँ पे जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और एक ही स्थान पर क्या था, ये स्थित था। अब जिसका आयतन काफी सूक्ष्म, आयतन क्या था, बहुत ही कम था, आयतन कम था इसका। और एक बात देखते हैं कि तापमान अधिक, कि जो एकाकी पदार्थ है जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई उसका आयतन बहुत ही कम था और तापमान बहुत अधिक था। और समय के साथ एक छोटे गोलक इस ये पदार्थ है इसमें भीषण विस्फोट हुआ कि ये पदार्थ ऐसे टूट जाता है, ऐसे, फिर आगे भी ऐसे चलता जाएगा, आगे भी ऐसे ही चलता चलेगा और यह पदार्थ धीरे धीरे आप देखते जाते हैं। आप अपनी बुक के अंदर देखेंगे कि आप कुछ ऐसे क्या दिखाई देगा, चित्र दिखाई देते हैं जिसको आधुनिक बिग बैंग का सिद्धांत बताया जाता है। इसके अनुसार जो आकाश गंगाएं उनमें लगातार जो दूरियां हैं वो लगातार बढ़ती जाती है, यानी संसार का जो विकास है आज भी उसका विकास लगातार होता जाता है। उन्होंने ये बताने का प्रयास किया और यह जो विस्फोट है वो 1 सेकंड में हुआ। यह माना जाता है कि बहुत ही जल्दी इसके अंदर ये विस्फोट हुआ और यह घटना जो इसके अंदर विस्फोट मानी जाती है, यह घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले घटित हुई थी। आज से 13.7 अरब वर्ष पहले एक एकाकी परमाणु था, एक तत्व था, उसके अंदर विस्फोट हुआ। विस्फोट के कारण जो पृथ्वी है या ग्रह है उनका निर्माण संभव माना जाता है। प्रारंभ में अगर देखा जाए तो जो पृथ्वी है उसका तापमान बहुत ही ज्यादा था, लेकिन धीरे धीरे जो तापमान है वो 3 लाख वर्ष, यानी प्रारंभ में देखते हैं आपने अवश्य ही पीछे क्लासों में पढ़ा हो कि जो पृथ्वी है वो वीरान ग्रह थी, तापमान बहुत ही ज्यादा था, लेकिन 3 लाख वर्ष के दौरान, इस घटना के 3 लाख वर्ष के दौरान जो तापमान है वो 4500 केल्विन तापमान के अंदर क्या आई है, कमी संभव पाई गई है कि 4500 केल्विन तापमान कम हो। ये आधुनिक बिग बैंग सिद्धांत एडविन हम्बल ने 1920 में बताया कि एक तत्व था, तत्व में विस्फोट हुआ 1 सेकंड के दौरान। विस्फोट होने के कारण जो तत्व है उसका आयतन कम था, तापमान अधिक। 13.7 अरब वर्ष पहले यह घटना घटित हुई और 3 लाख वर्ष के दौरान 4500 केल्विन के आसपास इसमें तापमान में कमी आई। और इसके अनुसार जो
हमारी ब्रह्मांड है उसका विस्तार लगातार होता जा रहा है, यह बताने का एडविन हबल ने प्रयास किया था। इसके बाद आते हैं कि जो अब हमने देखा कि ये सभी बातों के बाद कि हम देखते हैं सभी जो स्टूडेंट हैं उनकी एक जानने की इच्छा रहती है कि तारों का निर्माण कैसे हुआ। तो अब हम देखेंगे कि तारों का जो निर्माण है वो कैसे हुआ, तारों का निर्माण कैसे हुआ, कि तारे हैं वो कैसे बने, ये हम देखने का प्रयास करेंगे। जो हमारे स्टार्स होते हैं वो आकाश गंगा के अंदर पाए जाते हैं, आकाश गंगा, और वो आकाश गंगाएं हमारे यूनिवर्स के अंदर विद्यमान, और उन आकाश गंगाओं को मिलाने से ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी गई है। तो एक आकाश गंगा के अंदर अरबों तारे होते हैं, अरबों तारे होते हैं एक आकाश गंगा में, ठीक है। और इसका जो निर्माण है वो कैसे हुआ होगा, यह हम जानने का करने का प्रयास करेंगे कि जो आकाश गंगा है, आकाश गंगा का निर्माण, अगर हमें आकाश गंगा का निर्माण समझ आ जाता है तो हम तारों का निर्माण भी समझ जाएंगे। आकाश गंगा का निर्माण हाइड्रोजन गैस के, एक गैस है हाइड्रोजन, आकाश गंगा का निर्माण हाइड्रोजन गैस के विशाल बादल से हुआ। हाइड्रोजन गैस के विशाल बादल से क्या हुआ, आकाश गंगा का निर्माण। और इस गैस के बादल को, ये जो गैसीय बादल है, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसको निहारिका या नेबुला कहा जाता है, इसको निहारिका या नेबुला कहा जाता है। धीरे धीरे इसी निहारिका से गैस के झुंड, इसी जो बादल है, ये हम कुछ करते हैं बादल, इसी बादल से गैसीय झुंड समूह, गैस के समूह अलग होना प्रारंभ हुए, अलग अलग हो गए, कोई इधर हो गया, कोई इधर हो गया, कोई इधर, ठीक है, अलग होने प्रारंभ हुए। और इन गैसीय ये जो पिंड अलग हुए, इन्हीं के कारण क्या माना गया है कि तारों का निर्माण संभव हुआ। इन्हीं के अंदर क्या हुआ है कि इन्हीं से स्टार्स का निर्माण संभव हुआ। सबसे पहले क्या देखते हैं कि हाइड्रोजन गैस का विशाल बादल जिसको नेबुला या निहारिका कहा जाता है, इसी निहारिका से गैसीय झुंड अलग हुए, और इन्हीं गैसीय झुंड के कारण क्या हुआ है, तारों का निर्माण संभव माना गया। माना जाता है कि जो स्टार्स होते हैं, तारे हैं, इनका निर्माण आज से 5 से 6 अरब वर्ष पहले, 5 अरब से 6 अरब वर्ष पहले तारों का निर्माण संभव हुआ था। इतना ही माना गया है कि 5 से 6 अरब वर्ष पहले तारों का निर्माण हुआ। और इसी के कारण अब हम देखते हैं कि एक होता है कि नाभिकीय संलयन विधि के द्वारा इसका संभव माना गया है कि तारों का निर्माण हुआ, कि एक जो एलिमेंट, एक प्रक्रिया की उन्होंने कार्य किया, तो उसी के कारण क्या हुआ, तारों का निर्माण संभव माना गया। उसके बाद आता है कि तारों के बाद हमने पृथ्वी के बारे में अध्ययन किया है, तारों के बारे में अध्ययन किया है, अब हम अध्ययन करते हैं कि जो अन्य ग्रह हैं उनका निर्माण कैसे हुआ, ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। अब ग्रह कैसे हैं, सूर्य के बाद आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, ये ऐसे हमारे पास 8 ग्रह हैं। और इन 8 ग्रह के कारण क्या माना गया है कि जो हमारी सौर मंडल है, सौर मंडल में जो ग्रह हैं उनका निर्माण, जैसे आपने देखा होगा बुध, शुक्र, पृथ्वी,
बृहस्पति, ये सभी जो ग्रह हैं का निर्माण कैसे संभव हुआ हो। ठीक है, पृथ्वी के बाद मंगल है और मंगल के बाद जो अन्य ग्रह हैं उनका निर्माण ऐसी प्रक्रिया के कैसे हुआ है इसके बारे में जानने का प्रयास करें कि ग्रह का निर्माण कैसे हुआ। ग्रहों का निर्माण हम देखते हैं कि वही फिर हम जानने का प्रयास करेंगे कि सूर्य है, सूर्य के बाद गैसीय बादल है। गैसीय बादल में ससंजक विधि का कार्य होता है। एक होता है ससंजक बल, उसने कार्य किया, तस्री का निर्माण हुआ और इस तस्री के निर्माण के कारण क्या माना गया है, ग्रहों का निर्माण संभव हुआ कि तारे जो इस निहारिका में जो छोटे छोटे सकार हैं वो आपस में जुड़े और इनमें गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। क्या कार्य करता है? गुरुत्वाकर्षण बल। संसंजक बल और गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है और इससे क्या होता है, बादल में क्रोड का निर्माण होता है। इससे बादल में क्रोड का निर्माण संभव हुआ और इस क्रोड के निर्माण के कारण आपस में छोटे छोटे जो धूलकण जो इसके अंदर विद्यमान थे उन धूलकणों ने आपस में जुड़ना प्रारंभ कर दिया। वो एक दूसरे के साथ ससंजक बल के कारण एक दूसरे के साथ नजदीक आ और नजदीक आने के कारण क्या हुआ, एक तस्त्री का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? तस्त्री का निर्माण संभव होता है और इसी तस्त्री के द्वारा इन ग्रहाणुओं को छोटे छोटे जो ग्रहाणु बने, तस्त्री के कारण छोटे छोटे ग्रहाणु आपस में ग्रहाणुओं का निर्माण हुआ तस्त्री के अंदर और ये छोटे छोटे ग्रहाणु जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या माना जाता है, ग्रहों का निर्माण संभव माना जाता है। फिर से हम देखने का प्रयास करेंगे। सूर्य के बाद बाहर जो नेबुला या गैसीय बादल है उनमें छोटे छोटे सटार गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे के नजदीक आते, क्रोड का निर्माण संभव हुआ और छोटे छोटे धूलकण के द्वारा तस्त्री का निर्माण हुआ। इसी तस्त्री में ग्रहाणु उत्पन्न हुए और ये छोटे छोटे ग्रहाणु आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ग्रहों का निर्माण करते। ये सभी बातें ग्रहों के अंदर शामिल की गई। इसके बाद हम देखते हैं कि इन ग्रहों के अंदर सौर मंडल का निर्माण और सौर मंडल को निहारिका के कारण क्या माना जाता है, सौर मंडल का जनक माना जाता है। कि निहारिका को सौर मंडल का क्या कहा गया है, जनक कहा जाए कि निहारिका के कारण सौर मंडल का निर्माण और जिसमें बड़ी मात्रा के अंदर पदार्थ तो बाहर निकले ही है, पदार्थ निकलने के साथ साथ बड़ी मात्रा में गैस भी बाहर निकली। जो हीलियम और हाइड्रोजन के बारे में हम बताते हैं उस गैस का निर्माण भी क्या हुआ है, इसके कारण संभव हुआ है। इसके बाद 8 ग्रह हैं हमारे और 63 उपग्रह हैं, उल्काएं हैं, सुंदर ग्रह हैं, छोटे छोटे पिंड हैं। ये सारी बातें इसके अंदर क्या की जाती हैं, शामिल की जाती है। इसके बाद कुछ बताया गया है कि भीतरी ग्रह किन्हें कहा जाता है और बाह्य ग्रह किन्हें कहा जाता है। भीतरी ग्रह 4 हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। जो सूर्य के सबसे नजदीक हैं उनको भीतरी ग्रह कहा जाता है और इन्हें भीतरी ग्रह के साथ साथ पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। इनको भीतरी ग्रह के साथ साथ पार्थिव ग्रह के नाम की भी संज्ञा दी गई और इसके बाद जो अन्य 4 ग्रह बचते हैं उनको बाहरी ग्रह भी कहा जाता है। अगर आपको एग्जाम के अंदर आपसे पूछ लिया जाता है कि आप भीतरी ग्रह या पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं, तो जो सूर्य के सबसे नजदीक है उनको पार्थिव ग्रह की संज्ञा दी गई। इसके बाद आता है कि हमारे पास वर्तमान में 8 ग्रह हैं, लेकिन आप देखेंगे कि 2006 से पहले हमारे जो ग्रह की संख्या है वो 9 होती है। प्लूटो एक ग्रह है जिसको बोना ग्रह कहा जाता है
इस श्रेणी ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। आपसे छोटे प्रश्न में पूछा जा सकता है कि 2006 से पहले कितने ग्रह होते थे, ये सारी बातें इसके अंदर शामिल की गई। इसके बाद आता है कि जो पार्थिव ग्रह या बाहरी ग्रह को जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। जोवियन ग्रह कि पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह के अंदर अंतर स्पष्ट। तो सबसे पहला जो अंतर होता है कि जो पार्थिव ग्रह होते हैं वो सूर्य के नजदीक होते हैं, उनमें भीतरी ग्रह भी कहा जाता है, और ये सूर्य से डिस्टेंस के कारण, दूरी के कारण काफी दूर होते हैं। इन ग्रह के अंदर नजदीक होने के कारण जो गैस है, क्योंकि तापमान ज्यादा हुआ तो सूर्य की जो किरणें हैं वो डायरेक्ट इसके पास ज्यादा होती है, और ज्यादा होने के कारण जो पार्थिव ग्रह हैं वहां जो गैस है वो इकट्ठी नहीं हो पाई। इन्हें गैसीय ग्रह नहीं कहा जाता, लेकिन जोवियन ग्रह को गैसीय ग्रह कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं कि इनके अंदर ये सूर्य से लगातार दूरी पे जो जोवियन ग्रह हैं ये नजदीक 1 से 2 आग, और इनका जो आकार है, इन जो भीतरी ग्रह हैं इनका आकार छोटा होता है, और ये जोवियन ग्रह हैं इनका आकार बड़ा होता है। इसके बाद आता है कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे मानी गई। अब हम चंद्रमा की उत्पत्ति और उसके निर्माण के बारे में अध्ययन करने का प्रयास करें कि चंद्रमा का निर्माण कब हुआ और चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई। चंद्रमा का निर्माण, जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एकमात्र क्या है, प्राकृतिक उपग्रह, कि हमारी जो पृथ्वी है उसका एकमात्र प्राकृतिक क्या है, ये उपग्रह है। जैसे सूर्य के बाहर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, वैसे जो प्राकृतिक उपग्रह होता है वो अपने ग्रह के बाहर चक्कर लगाता है। कि कब कैसे हुआ इसका निर्माण, तो 1838 में एक भूगोलवेत्ता हुए हैं जॉर्ज डार्विन। उन्होंने बताया कि जो प्रारंभ में पृथ्वी और चंद्रमा तेजी से घूमते हुए पिंड थे, कि तेजी से घूमते हुए क्या थे, पिंड थे, और यह पिंड यानी ऐसे डंबल देखा आपने, डंबल, ये डंबल के आकार का पिंड, ऐसे ये ऐसे, ठीक है। जॉर्ज डार्विन ने बताया कि पृथ्वी और जो चंद्रमा है वो तेजी से घूमते हुए क्या थे, 2 पिंड थे जिनका आकार एक डंबल के आकार का, परंतु कुछ समय के बाद इसमें एक भयानक विस्फोट, इसमें दोनों में क्या होता है, विस्फोट होता है, ये अलग से टूट जाता है यहाँ से, और उसके टूटने के बाद चंद्रमा का क्या माना जाता है, निर्माण माना जाता है। उन्होंने बताया कि जो भाग टूट के पृथ्वी का चक्कर लगाने लगा उसी को आज वर्तमान समय में हम चंद्रमा कहते हैं, परंतु वर्तमान समय में ये एक दूसरी मान्यता यहाँ पे हमारे सामने आ जाती है कि आधुनिक समय में बहुत से भूगोलवेत्ताओं ने इसके बारे में बताने का प्रयास किया, लेकिन जो वर्तमान समय में जो सभ्यता है या वर्तमान जो हमारी मान्यता है, यह माना जाता है कि जो चंद्रमा है उसकी उत्पत्ति एक बड़े टकराव के कारण हुई, उसकी उत्पत्ति एक बड़े टकराव के कारण हुई है। उसने माना कि एक पृथ्वी है, पृथ्वी के नजदीक मंगल ग्रह से 3 गुना बड़ा, मंगल ग्रह से 3 गुना बड़ा एक ठोसीय पदार्थ इसके क्या आता है, पृथ्वी के नजदीक आता है और पृथ्वी से टकरा जाता है। पृथ्वी के टकराने के कारण एक भाग पृथ्वी से अलग हो जाता है, और इसी को अलग हुए भाग को क्या कहा जाता है, चंद्रमा कहा जाता है। उन्होंने बताया कि वर्तमान जो मान्यता है कि पृथ्वी के नजदीक मंगल ग्रह से 3 गुना बड़ा एक अन्य पदार्थ आता है, पृथ्वी से उसका टकराव होता है, टकराव होने के बाद पृथ्वी का कुछ भाग टूटकर
अलग हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, चंद्रमा कहते हैं। यह बताया गया है। और यही जो पदार्थ है या भाग है, टूटा हुआ भाग, आगे चलकर चंद्रमा कहता है। इसको द बिग स्प्लैट, इसको द बिग स्प्लैट, इसको द बिग स्प्लैट के नाम से भी जाना जाता है। द बिग स्प्लैट के कारण किसकी उत्पत्ति हुई है, चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। ये इसको छोटे सिद्धांत के रूप में इसको जाना जाता है। इसके बाद आता है चंद्रमा के बाद कि हमारी जो पृथ्वी का उद्भव, उसको आप कैसे इंडिकेट कर सकते हैं कि पृथ्वी के उद्भव का कैसे माना गया पृथ्वी को। अगर हम पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद देखें तो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक वीरान ग्रह है। वीरान ग्रह वो होता है जिसके ऊपर जीवन संभव नहीं पाया जाता, जैसे अन्य पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रह। पृथ्वी एक वीरान ग्रह थी, बहुत ही अधिक गर्म ग्रह थी, यानी अधिक तापमान के कारण यह बहुत ही ज्यादा गर्म थी। ठीक है, समय के साथ साथ इसमें बदलाव होते गए और पृथ्वी जो आज हम वर्तमान समय में पृथ्वी को देख रहे हैं, वो एक सुंदर ग्रह के रूप में हमारे सामने आती है। ठीक है, और पृथ्वी है, इसकी जो संरचना पाई जाती है पृथ्वी की संरचना परतदार पाई जाती है। परतदार हमारी पृथ्वी की संरचना पाई जाती है। जैसे आप एक फॉर्मूला आपने ऐसे लोकल क्षेत्र के अंदर भी करके देख सकते हैं कि आप धरातल के ऊपर गड्ढा खोदने लग जाते हैं और बार बार देखते हैं कि हर बार धीरे धीरे जो मिट्टी की परतें हैं वो अलग अलग प्रकार की मिट्टी हमारे सामने आती है। तो मिट्टी जो पृथ्वी है उसकी संरचना परतदार मानी जाती है। धीरे धीरे इसके अंदर वायुमंडल का निर्माण हुआ और वायुमंडल के निर्माण के बाद जीवन योग्य जो हमारी पृथ्वी है वो आज हम वर्तमान समय में जिसको देखने लगे। उसके बाद आता है कि पृथ्वी के निर्माण के बाद जो ग्रह या सतल मंडल है, सतल मंडल का निर्माण कैसे हुआ। सतल मंडल जो आप ऊपर वाला भाग देखते हैं, स्थल मंडल, पृथ्वी का तस्लीय पार्ट देखते हैं, उसका निर्माण कैसे हुआ, स्थल मंडल का निर्माण कैसे माना जाता है। तो इन्होंने बताया कि अत्यधिक तापमान के, अत्यधिक तापमान, पृथ्वी का क्या था, बहुत समय तक तापमान अत्यधिक रहा। अत्यधिक तापमान के कारण पृथ्वी का आंतरिक रूप से, अत्यधिक तापमान के कारण पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है वो किसमें था बेटा, द्रव्य अवस्था में था। पृथ्वी अत्यधिक तापमान के कारण आंतरिक भाग द्रव्य अवस्था में था और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे यूनिवर्स के में एक विस्फोट के कारण जो छोटे छोटे कण थे उनका जमना प्रारंभ हुआ और तापमान में कमी आई। हल्के पदार्थ, हल्के जो पदार्थ हैं, हल्के पदार्थ पृथ्वी के ऊपरी भाग पर, पृथ्वी के ऊपरी भाग पर, और जो भारी पदार्थ है, भारी पदार्थ अत्यधिक घनत्व होने के कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में जमा हो गए। याद रखना, हल्के पदार्थ ऊपरी भाग में, भारी पदार्थ आंतरिक भाग में चले गए और इसी अलगाव के कारण पृथ्वी के अंदर निकिल, आंतरिक भाग के अंदर निकिल या लो आयरन जैसी स्थिति क्या पाई जाती है, पृथ्वी के आंतरिक भाग केंद्र में पाई जाती है। और समय के साथ साथ ये क्या हुआ, जो परपल्टी है, जो भूपल्टी है हमारी, उसका निर्माण होता चला गया। धीरे धीरे जो हमारी भूपल्टी है उसका निर्माण संभव हो गया और इसी के कारण, और इस प्रक्रिया को, इस सभी प्रक्रिया को विभेदन प्रक्रिया, ये जो प्रक्रिया है कि हल्के पदार्थ बाहर रह जाते हैं, भारी पदार्थ केंद्र में चले जाते हैं, यह विभेदन प्रक्रिया कहलाती है। कई बार आपसे पूछा जा सकता है
कि विभेदन प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? विभेदन प्रक्रिया का अर्थ है कि हल्के पदार्थों का पृथ्वी के ऊपरी भाग पर रह जाना और भारी पदार्थ अधिक घनत्व के कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में चले जाते हैं, जिसे विभेदन प्रक्रिया कहा जाता है। इसके बाद आता है कि जैसे स्थल मंडल का निर्माण हुआ है, तो आप देखते हैं जिसके अंदर हम रहते हैं, जीवन के लिए सबसे आवश्यक है वायुमंडल। वायुमंडल का निर्माण कैसे हुआ? हमने वायुमंडल, स्थल मंडल, ग्रहों का निर्माण, चंद्रमा की उत्पत्ति, तारों का निर्माण, सभी बातें इसके अंदर देखी हैं। तो हम देखते हैं कि वायुमंडल का निर्माण कैसे संभव हुआ है। प्रारंभ में पृथ्वी पर दो ही प्रकार की गैस है, एक हाइड्रोजन और एक अन्य गैस है वो हीलियम। हमारे अगर हम पुरातन समय में देखें तो हमारे पास दो ही गैस हमारे एनवायरमेंट में थी, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। और समय के साथ साथ आप वर्तमान समय के अंदर देखते हैं कि हमारे वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अत्यधिक मात्रा के अंदर पाई जाती है। ठीक है, ये 78% के आसपास नाइट्रोजन पाई जाती है, 21 के आसपास हमारी ऑक्सीजन पाई जाती है। अन्य जैसे CO2 आर्गन है, वो गैसें भी हमारी जो वायुमंडल है उसके अंदर पाई जाती है। सौर पवन से अब धीरे धीरे क्या होता है कि हम देखते हैं वायुमंडल का निर्माण कैसे हुआ कि सौर पवन से हाइड्रोजन एवं हीलियम दूर हो गए। सूर्य की किरणों के कारण जो पृथ्वी के ऊपर से, क्योंकि पृथ्वी क्या है, सूर्य के नजदीक है, यहाँ सूर्य है, पृथ्वी इधर है, सौर पवन अत्यधिक किरणों के कारण हाइड्रोजन जो हीलियम गैस है वो यहाँ से दूर होती चली गई। और दूर होने के कारण पृथ्वी धीरे धीरे पहले गर्म थी, अब ठंडी अवस्था के अंदर बदलने लगी। अब धीरे धीरे ठंडी अवस्था के अंदर बदलने लगी और विभेदन प्रक्रिया के द्वारा, विभेदन प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है? विभेदन प्रक्रिया के द्वारा कुछ भाग बाहर निकल के आता है। विभेदन प्रक्रिया के कारण बहुत सी गैसें पृथ्वी के अंदर से निकलती हैं, जिसके अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 इत्यादि गैसें मानी जाती हैं। और इन्हीं विभेदन प्रक्रिया के कारण वायुमंडल का निर्माण संभव माना गया। फिर देखते हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम हमारे पास दो गैसें थी। सौर पवन के कारण पृथ्वी से हाइड्रोजन, हीलियम गैसें समाप्त हो जाती हैं। विभेदन प्रक्रिया के द्वारा बहुत सी गैसें बाहर निकल के आती हैं और इन्हीं में से क्या होता है, इनमें जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 है, आर्गन है, मीथेन है, वो इत्यादि गैसें बाहर निकलती हैं। तो उसी के कारण क्या काम माना जाता है? वायुमंडल माना, वायुमंडल का निर्माण माना। और वायुमंडल जीवन के लिए सबसे उपयोगी एलिमेंट इसके अंदर मुख्य है। इसके बाद आता है कि जो जलमंडल, अब जलमंडल का विकास कैसे हुआ? वायुमंडल के बाद जलमंडल, जलमंडल क्या होता है कि जलमंडल का विकास कैसे हुआ? जलमंडल आप पहले ही हम ये बात जान चुके हैं कि पृथ्वी पुरातन समय में एक बहुत ही गर्म ग्रह हुआ करती थी और पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ गर्म से ठंडा, गर्म से ठंडा होने के साथ साथ जो जल वाष्प हमारे एनवायरमेंट के अंदर जो वाटर वेपर थे, जल वाष्प थे, वो धीरे धीरे उनके अंदर कंडेंसेशन, संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और वो संघनन होने के कारण यह जो जलवाष्प है ये धरातल के अंदर जो छोटे छोटे गड्ढे और वायुमंडल में उपस्थित CO2 के वर्षा में घुलने के कारण तापमान धीरे धीरे क्या होता चला गया? कम होता चला गया और जिससे संघनन प्रक्रिया प्रारंभ हुई। और पर्याप्त वर्षा के बाद, पर्याप्त वर्षा के बाद ये सभी जो जल है वो छोटे छोटे गड्ढों में शामिल होता चला गया और इन्हीं के कारण क्या माना जाता है? जलमंडल का विकास माना जाता है। इसके बाद आता है
इसके अंदर आती है, वो आती है हमारे जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। हमारे पास वायुमंडल आ गया, पृथ्वी आ गई, ग्रह आ गए, तारों का निर्माण हो गया, चंद्रमा हो गया। इसके बाद होता है कि हमारी जो पृथ्वी है उसके ऊपर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, कि इसके ऊपर मानव जीवन कैसे प्रारंभ हुआ। अंतिम अवस्था है, अंतिम पॉइंट है, इसको हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे और ये आशा करते हैं कि पीछे वाले सभी पॉइंट आपको क्लियर हो गए। आप एक बार अपनी बुक पढ़ने के पश्चात आसानी से इस लेसन के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं। इसके बाद है कि पृथ्वी के ऊपर जो जीवन की उत्पत्ति है वो कैसे प्रारंभ हुई। तो माना जाता है कि पृथ्वी जो जीवन की उत्पत्ति है वो पृथ्वी के अंदर या हमारे यूनिवर्स के अंदर अंतिम स्थिति थी। ये अंतिम अवस्था मानी जाती है पृथ्वी के ऊपर, ठीक है। और इसके कारण धीरे धीरे माना जाता है कि जैसे ही वायुमंडल का निर्माण हुआ उसके पश्चात क्या हुआ है, जीवन की उत्पत्ति संभव मानी जाती है। कि इससे माना जाता है कि रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा एक अणु और उसका समूह अणु छोटे छोटे थे, एक समूह अणु है, समूह के रूप में एक दूसरे के नजदीक आए और ये नजदीक आने के पश्चात निर्जीव पदार्थ की तत्वों की भांति परिवर्तित हो सकते थे, निर्जीव पदार्थ के तत्वों की भांति प्रदर्शित हो सकते थे। और ये माना जाता है कि जो अलग अलग समय के अलग अलग पीरियड के दौरान चट्टानों के अंदर जीवन की ये छोटे छोटे शैवाल हैं, उनकी उत्पत्ति के बारे में माना जाता है। और लगभग आज से 300 करोड़ वर्ष पुरानी छोटी छोटी या भूगर्भिक सेलों के अंदर जो भूगर्भिक सेल है उनके अंदर शैवाल पाए गए। और इन शैवालों के कारण ही कहा जाता है कि ये जो शैवाल की संरचना है वो जीवन की उत्पत्ति का आधार मानी गई। और इसी के बाद हमारे जो यूनिवर्स या ब्रह्मांड के अंदर या पृथ्वी के ऊपर है वो जीवन की उत्पत्ति मानी जाती है। लगभग आज से 300 करोड़ वर्ष पूरा हो। अंतिम स्थिति थी, छोटा अणु का समूह हुआ, अलग अलग चट्टानों में पाए गए, भूगर्भिक चट्टानों में छोटे छोटे शैवाल थे, निर्जीव पदार्थ अपने आप में टूटते रहते थे, बनते रहते थे। और ये सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से इनका पता लगाया गया और ये माना जाता है कि यही जो है वो उसकी अंतिम अवस्था मानी गई। आपको अवश्य सभी जो अध्याय के बारे में हमने बातें की हैं वो समझ आ गई होंगी। अगर किसी प्रकार की किसी स्टूडेंट को कोई क्वेरी बच जाती है तो आप आगे वाले लेसन के समय कमेंट बॉक्स के अंदर हमें बता सकते हैं ताकि हर प्रकार की जो क्वेरी है उसका सलूशन किया जा सके।